Hello everyone. Is my video and voice audible to everyone? Okay. Hi. Good evening everyone. So guys, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका गुडविल चैप्टर। ठीक है, हमारा फंडामेंटल चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसमें जो छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो हम वैसे ले लेंगे बाद में। बट आज के लिए जो हम स्टार्ट करते हैं दैट इज गुडविल। गुडविल का कोई मतलब बता सकता है मुझे कि गुडविल क्या होता है? एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ अ गुडविल? नहीं, ये तो अकाउंट्स में कहाँ आता है? इंटेंजिबल एसेट्स होता है। मतलब क्या होता है गुडविल का? एक ले मैन की लैंग्वेज में व्हाट इज गुडविल? द वैल्यू ऑफ द फर्म, फेम, मतलब मेरा रुतबा, इन आइज ऑफ कस्टमर, इज्जत, इज्जत को हम गुडविल बोल सकते हैं। ओके, फाइन। एनीवन एल्स कि गुडविल क्या होता है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट होगा, इमेज। ओके फाइन। तो वी हैव मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ गुडविल, सारी सही है। ठीक है, कि फ्यूचर में हमको होगा प्रॉफिट, हमारे पास कस्टमर्स बहुत सारे हैं, किसी की नज़र में मेरी इज्जत कितनी है, मेरी कंपनी कितनी बड़ी है, पार्टनर की इमेज क्या है। ठीक है, तो कुछ भी हम गुडविल इज ऑल द थिंग्स। तो गाइज एक बात बताओ, इज्जत पैसे से रिलेशन में नहीं है, इमेज पैसे से रिलेशन में नहीं है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी पैसे से रिलेशन में नहीं है, आवर रेप्यूटेशन भी पैसे से रिलेटेड नहीं है। जब आपका गुडविल के जितनी भी आपने अभी मुझे डेफिनेशंस बताई, इनमें से कोई भी डेफिनेशन ना पैसे से रिलेटेड नहीं है। कि मैं ये बोलता हूं मेरी इज्जत 5 लाख रुपए की है, मेरी इमेज 5 लाख रुपए की है। ठीक है, तो इन दैट केस हम जो है गुडविल, आप बोलते हो कि आपका इंटेंजिबल एसेट्स, आपने स्टार्टिंग में बोला, तो क्या मैं गुडविल को बुक्स में लिख सकता हूँ? क्या मैं अकाउंट्स में गुडविल को लिख सकता हूँ? यस और नो? इस पे सब यस बोलेंगे कि सारे के सारे बोलेंगे यस, हम गुडविल को अकाउंट्स में लिख सकते हैं, बिकॉज हमने बहुत बार देखा है गुडविल लिखी हुई, हमने बहुत बार आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखी हुई देखी है। बट गाइस एक बात बताओ कि अगर मैं गुडविल का एक अमाउंट बता ही नहीं सकता, गुडविल मेरी इमेज की वैल्यू है, मेरी रेप्यूटेशन की वैल्यू है, तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या बनाई होगी आपने? क्योंकि जब तक कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनी होगी वो वैल्यू मेरी बुक्स में आई कहां से होगी? तो गुडविल की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या हुई जिसको मैं बोल सकता हूँ कि गुडविल जो है वो मेरी बुक्स में एक वैल्यू की आई, एक वैल्यू के नाम से गुडविल मेरी फर्म में आई। तो is there any initial value of the goodwill? Is there any initial financial value of the goodwill? क्या कोई इनिशियल फाइनेंशियल वैल्यू है गुडविल की? हाँ, अगर मैं बिजनेस सेल करूंगा तो उस टाइम पे जो मुझे पैसा मिलेगा उसको गुडविल बोलूंगा, ठीक है चलो मान लिया। बट भाई मैं वो सेल करने के बाद की बात कर रहा हूँ ना, आज सेल थोड़ी कर रहा हूँ। तो आज वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ मैं बैलेंस शीट में? एनीवन? कि मैं जब फ्यूचर में सेल करूंगा तो फ्यूचर में वैल्यू लिखनी होगी ना, आज की क्यों वैल्यू लिख रहा हूँ? आज कौन सी वैल्यू है? एसेट्स है तो हाँ, एसेट्स है तो उसकी कोई कॉन्ट्रा एंट्री हुई होगी, मेरी बुक्स में आने से पहले उसकी एक जर्नल एंट्री पास ऑन हुई होगी। क्या जर्नल एंट्री पास ऑन हुई? मेरी रेप्यूटेशन की जर्नल एंट्री क्या पास ऑन हुई होगी? मेरी एक रेप्यूटेशन है उसकी। देखो हमने सिंपल कि बिजनेस में कोई भी अकाउंट्स में कोई भी चीज बिना जर्नल एंट्री के तो आती नहीं। गुडविल मेरी बुक्स में आप बोल रहे हो एसेट साइड पे है, तो इन दैट केस कोई ना कोई जर्नल एंट्री तो हुई होगी। हाँ, आप बोल रहे हो चेंज भी हो सकती है आयुष, कि अगर चेंज हो जाएगी तो इन दैट केस मैं उसको क्या जर्नल एंट्री में चेंज करूंगा?
एक बंदा मुझे गाली दे गया, ए तेरी तो एक बहुत खराब इमेज है, ठीक है, अब इन दैट केस उससे मेरी गुडविल कम हो जाएगी, ठीक है, पूरी मार्केट के बीच में मुझे गाली दे गया, तो इन दैट केस मैं उसकी वजह से अपनी क्या जर्नल एंट्री करूं कि जिसकी वजह से मेरी गुडविल की वैल्यू प्लस माइनस हो जाए। एनीवन गाइस? गुडविल इमेज को बोलते हैं, गुडविल रेप्यूटेशन को बोलते हैं। आपकी सारी बातें सही हैं, गुडविल बैलेंस शीट में भी आती है, वो भी आपकी बात सही है, बट बच्चों गुडविल को मैं बैलेंस शीट में लिखते टाइम पे जर्नल एंट्री क्या करी होगी? लॉस डेबिट, गुडविल को लॉस डाल दिया मैंने सीधा, मेरी गुडविल बढ़ रही है मतलब गुडविल कम हो रही है तो लॉस डाल दिया, तो उस साल का तो जैसे ही मेरी गुडविल कम हुई उस साल का प्रॉफिट कम हो गया, और अगर मेरी गुडविल किसी साल बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया, नॉन मॉनेटरी प्रॉफिट बढ़ा दिया आपने, ना मेरे पास पैसा आया ना मेरे पास पैसा गया। ओके, तो आपने, आयुष आपने पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दी, कि गुडविल बढ़ गई तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दी, अब पार्टनर पैसा दे ना दे उसकी कैपिटल को बढ़ा दो बस। फर्म की गुडविल है पार्टनर की गुडविल? जब पार्टनर की गुडविल है तो एक फर्म की गुडविल रातों रात बढ़ गई तो उठा के आपने कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया, और अक्षित ने जो है वो अगर कम हो गई गुडविल तो उसको लॉस में डाल दिया। क्या कंपनी ने प्रॉफिट कितना भी कमाया हो बट उस साल उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा बिकॉज वो लॉस में चली गई। हाँ मैं वही तो, गुडविल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई हमने उठा के उसको गुडविल जो है उसको डेबिट करा और हमने फर्म का प्रॉफिट मान लिया, गुडविल बढ़ गई तो फर्म का प्रॉफिट मान लिया। अब चाहे मेरी कंपनी को जीरो प्रॉफिट हुआ बट मेरी गुडविल बहुत ज्यादा है तो मैं टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को, ऐसे बोलना चाहते हो मयंक आप? कि इफ मेरी कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ बट गुडविल बढ़ गई तो मेरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, और अब 1 करोड़ के ऊपर मैं टैक्स दूंगा बिकॉज मेरी कंपनी का तो प्रॉफिट हो गया। यही बोलना चाहते हो ना मयंक आप? एनिमल एल्स कोई और थोड़ा तुक्का कोई आसपास की चीजें बोलना चाहता है? ओके, तो अब थोड़ा ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है, रजिस्टर वाले पेज पे आ जाओ, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझो। गुडविल, गुडविल हमारा एसेट होता है, श्योर कंफर्म है, ठीक है, गुडविल हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड भी आता है, ये भी आपका ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात कहाँ पे है कि गुडविल की जब हम बात करते हैं ना बच्चों, ये गुडविल की बात, हम गुडविल दो टाइप की होती है, एक हमारे फर्म की और एक परचेज्ड गुडविल। ये परचेज जो गुडविल है ये हमारे फर्म की नहीं है, ये अदर फर्म की। हमारे फर्म की जो गुडविल है जिसको मैं बोल सकता हूं मेरी रेपुटेशन, फॉर एग्जांपल कि मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, मेरे रेस्टोरेंट का नाम है सोहन मिठाई वाला, ठीक है, मेरी मेरी जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है या मिठाई की दुकान है उसका नाम है सोहन मिठाई वाला। अब सोहन मिठाई वाला को आसपास के लोग जानते हैं, सोहन मिठाई वाला से आसपास के लोग जो है वो परचेज करने आते हैं मिठाई, तो सोहन मिठाई वाला की जो गुडविल है, जो रेप्यूटेशन है, वो आपका मार्केट में है कुछ छोटी मोटी बनी हुई, सोहन मिठाई वाला की छोटी मोटी मार्केट में गुडविल बनी हुई है, ठीक है। अब ये सोहन मिठाई वाला की जो गुडविल है मान लेते हैं कि चलो ये 50,000 रुपए की है, 50,000, इसका मतलब ये हो गया कि कल को अगर सोहन मिठाई वाला अपनी, सोहन मिठाई वाला की कंपनी को बेचना चाहेगा तो 50,000 रुपीज की बिक सकती है,
मतलब उसका फेम, उसकी गुडविल, उसके जो कस्टमर्स हैं वो 50,000 रुपीज के बराबर की हैं। चलो मान लिया ये चीज, ठीक है। ये 50,000 रुपीज क्या सोहन मिठाई वाला अपने अकाउंट्स की बुक में लिख सकता है कभी भी? नहीं। ये 50,000 हो, 50 लाख हो, या आपके 50 करोड़ हो, अपने फर्म की गुडविल को हम कभी भी अपनी बुक्स में नहीं लिख सकते हैं। तो इन दैट केस जो अभी आपने मेरे को जितनी भी चीजें बोली वो सब गलत हैं। हम अपनी बुक्स में अपने फर्म की गुडविल को कभी भी मेंशन नहीं कर सकते। अब सोहन मिठाई वाला जो है वो ये कहता है कि भाई मैं तो अच्छी खासी सेल करता हूँ, बट मैं एक बीकानेर की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ। उसने बीकानेर वाले की फ्रेंचाइजी लेने की बात करी। अब उस फ्रेंचाइजी में बीकानेर वाला क्या करेगा? अपना नाम देगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ बोलेगा जी आप अपनी शॉप के आगे मेरा बोर्ड लगा सकते हो, और मेरा बोर्ड लगाने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जो उसको आप फॉलो करोगे, चलाओगे आप, प्रॉफिट लॉस सब आपका होगा। बस मैं आपको अपना नाम यूज करने के लिए दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सोहन मिठाई वाले सिर्फ उस लोकेलिटी में पॉपुलर है, उसके अलावा कहीं से भी उसको प्रॉफिट नहीं होगा। बट बीकानेर वाले का नाम इतना बड़ा है जो कि पूरी इंडिया में उसको लोग जानते हैं, तो आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ेंगे, रेपुटेशन बढ़ेगी। अब वो कहता है जी मैं बीकानेर वाला अगर आपको अपना नाम दूंगा, सिर्फ नाम दूंगा, काम, सामान, एम्प्लॉइज, प्रॉफिट एंड लॉस सब आपका, ठीक है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो भी उनके बीच में होंगी कि पैसा कौन कितना लगाएगा नहीं लगाएगा, आपको आपको अपनी इमेज कैसी बनानी है, आपको इंटीरियर कैसे बनाना है, वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन। बट आप मेरा नाम यूज करने के मुझे आप 30 लाख रुपीज दे दो। जो उसने नाम यूज करने के 30 लाख रुपीज किससे लिए? सोहन मिठाई वाला से। तो उसने 30 लाख रुपीज में सोहन मिठाई वाला को अपना नाम का छोटा सा यूज करना, बेचा नहीं, 30 लाख में छोटे से नाम को यूज करने का राइट दे दिया। अब इसमें ऐसा भी कर सकता था कि पूरा नाम बेच दे कि मैं आपके अलावा किसी और को राइट नहीं है, या वो ये भी बोल सकता था जी कि आप जो है आपके एरिया में आपके अलावा किसी को राइट नहीं है, या वो ये भी बोल सकता था जी आपको भी राइट है और 10 लोगों को और भी राइट है, आप लेना चाहो तो 30 लाख रुपए में ले रहा हूँ। वो इंटरनली उनका मैटर है कि थोड़ा सा पार्ट दिया या बहुत ज्यादा पार्ट दिया, बट उसने बीकानेर को परचेज नहीं करा, बीकानेर का छोटा सा नाम लिया उसने। उसने बीकानेर का छोटा सा नाम यूज करने के लिए लिया अक्षय। उसने कहा जी मैं तो छोटा सा नाम ले रहा हूँ, छोटा सा नाम लेके मैं छोटा सा नाम को आपका यूज करूंगा। आपको अगर वो यूज जो है वो चाहिए, आपको वो छोटा सा नाम यूज करना है तो इट्स गुड, अगर आपको नहीं यूज करना तो इट्स इट्स वो छोड़ दो। नहीं, वो पार्टनर नहीं बना। देखो जरूरी नहीं है कि अगर आप गुडविल खरीदते हो तो आप पार्टनर बन जाते हो। पार्टनर बनने का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। पार्टनर बनने के लिए आपको फर्म में कैपिटल भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप जो है यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो मेरा नाम यूज करने के लिए आपको राइट दिए जा रहे हैं, आपको एग्जिस्टिंग फर्म में पार्टनर नहीं बनाया जा रहा। हाँ, 11th में हमने जो पढ़ा था, 11th में हमने जो है बहुत थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी थी। वो हमने 11th के हिसाब से पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था कि हम अगर किसी को अपने बिजनेस में राइट देते हैं तो उसने मैंने उसको सिर्फ राइट दिया उस फर्म के लिए जिस फर्म के अंदर वो इस टाइम पे अपनी शॉप खोल के बैठा है। मैंने कहा जी आप सिंपली रोहिणी के सेक्टर 3 में जो D40 में आपने शॉप खोल रखी है, सिर्फ उस शॉप से होने वाले प्रॉफिट में आप हिस्सेदार हो, उसके अलावा की बाकी किसी भी जगह पे आप हिस्सेदार नहीं हो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सक्लूसिवली उस स्टोर पे चलने वाले प्रॉफिट के लिए एक तरीके से पार्टनर बना दिया, ये मान, ठीक है। तो हम जब अपने राइट्स देते हैं तो हम टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जरूरी नहीं है कि भाई वो टर्म्स एंड कंडीशन में पार्टनर हम बनाए तो सारी फॉर्म्स का पार्टनर बन गया। हम उसको एक्सक्लूसिव स्टोर का पार्टनर बना सकते हैं, हम उसको एक्सक्लूसिव का जो है एक एक
एक आइटम के लिए पार्टनर बना सकते हैं, हम उसको एक दिन के लिए पार्टनर बना सकते हैं, महीने में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं, हम ओपन होते हैं उस चीज के, ठीक है। अब यहाँ पे उसने 30 लाख रुपीस दिए, सोहन ने उसको दिए, और उसने अपना नाम लगा दिया बीकानेर वाला, और नीचे लिखा है सोहन मिठाई वाला। जब भी आप एक बड़ी बड़ी कंपनीज के वो देखोगे ना, उसमें एक तो बड़ा ब्रांड होता है, एक उसके नीचे छोटा सा नाम लिखा होता है। तो जो छोटा सा नाम होता है वो उस ब्रांच का नाम है, और जो बड़ा वाला नाम होता है, वो बड़ा वाला नाम जो होता है वो उस ब्रांड का नाम। तो अगर आप हल्दीराम वाला देखोगे, तो हल्दीराम वाले के नीचे छोटा सा उस स्टोर का नाम लिखा होगा, ठीक है। अगर आप जो है शॉपर स्टॉप देखोगे, तो उस शॉपर स्टॉप के नीचे भी छोटा सा उस स्टोर का नाम लिखा होगा। तो दैट्स वाई जो छोटा सा स्टोर है, वो स्टोर एक्चुअली में वो सोहन मिठाई वाला है, और जो बड़ा ब्रांड नेम है वो बीकानेर वाला है। तो ये हर हर फील्ड में आपका होता है, ठीक है। अब सोहन मिठाई वाला जो अपनी बुक्स बना रहा है, उसमें बीकानेर की बुक्स नहीं बना रहा, अपनी बुक्स बना रहा। तो जब वो अपनी बुक्स बनाएगा, तो उसमें वो बोलेगा जी मैंने क्या परचेज करा, मैंने गुडविल परचेज करी। किसकी गुडविल परचेज करी, मैंने बीकानेर की गुडविल परचेज करी। और उसके बदले में बीकानेर वाले को क्या दिया, कि मैंने कैश दिया। कितने लाख रुपए में, 30 लाख रुपए। सो ये जो गुडविल है डेबिट साइड पे, ये आपका जाती है एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स जो भी आपने बोला था। हमारे फर्म की जो 50,000 की गुडविल थी, ये कहीं पे भी नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी परचेज गुडविल होती है, जो आपने कहीं से परचेज कर रखी है गुडविल, वो आपकी एक साल में राइट ऑफ नहीं होती। आपने 5-6 साल 10 साल का इकट्ठा राइट लिया हुआ है, सिर्फ जो वो वाली वैल्यू है, वो वाली वैल्यू आपकी गुडविल में कैलकुलेट होती है। रेवेन्यू जनरेट होगा, उसकी गुडविल इंक्रीज होने से वो भी बीकानेर को दो। नहीं, देखो उस ब्रांच में जो उनकी डीलिंग हुई, उस ब्रांच में जो डीलिंग हुई, उसकी डीलिंग की टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन हो सकती हैं। बीकानेर वाला बोल सकता है जी एक तो मुझे 30 लाख एक दे दो, प्लस प्रॉफिट का भी 20% लूंगा। बीकानेर वाला ये भी बोल सकता है जी 30 लाख दे दो, अब बाकी बचा हुआ प्रॉफिट तुम्हारा। बीकानेर वाला ये भी बोल सकता है जी 30 लाख भी दो, और प्रॉफिट में से सिर्फ 30% तुम्हारा हिस्सा होगा। बीकानेर वाला जितनी गुडविल इंक्रीज कर रहा है, वो बीकानेर की गुडविल इंक्रीज हो रही है। सोहन मिठाई वाले के पास सिर्फ बीकानेर की उस ब्रांच का राइट है। बाकी पूरे बीकानेर की रिमेनिंग गुडविल्स अगर बढ़ रही है या कम हो रही है, वो बीकानेर वाले के पास ही राइट है, वो सोहन मिठाई वाले के पास वो राइट नहीं है। क्लियर ये चीज, कि हमारी बुक्स के अंदर जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं, तो हम परचेज गुडविल की करते हैं, अपने फर्म की गुडविल की कभी भी हम एंट्री नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी कोई काउंटर एंट्री नहीं है, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू प्लस माइनस नहीं है। वो सिर्फ एक टेंटेटिव वैल्यू है, जब हम बेचेंगे तब उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, अदरवाइज बाकी की कोई भी वैल्यू उसकी कैलकुलेट नहीं हो सकती। गाइस सबको क्लियर, कि गुडविल जो है वो हम बुक्स में सिर्फ परचेज वाली वैल्यू की लिख सकते हैं। ये भी क्लियर है, हम पूरा बिजनेस भी बेच सकते हैं, पार्ट ऑफ द बिजनेस भी बेच सकते हैं, हम जो है पार्ट ऑफ द बिजनेस खरीद भी सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे बीकानेर वाले ने अपना सिर्फ नाम का राइट बेचा। कुछ बिजनेस होते हैं जो अपना 20% शेयर बेच देते हैं। कुछ बिजनेस होते हैं जो अपना एक प्रोडक्ट का राइट बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का राइट बेचने के लिए मैं बात करता हूँ, जैसे जैगुआर। जैगुआर हमारी जो है इंडिया में टाटा ने खरीद ली, तो जो मेन कंपनी उसको बना रही थी, उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचा जैगुआर, उसने कहा ये प्रोडक्ट आप ले लो। अब उसने प्रोडक्ट को बेचने की जो फीस थी वो उनसे ले ली। तो मैं एक प्रोडक्ट भी बेच सकती हूँ, मैं एक नाम का राइट भी बेच सकती हूँ, मैं पूरी फॉर्म में भी उसको राइट दे सकती हूँ, मैं एक स्टेट में भी राइट दे सकती हूँ, मैं एक इलाके में भी राइट दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उन दो कंपनीज में क्या क्या डीलिंग हो रही है, और उसके अंदर जितने ज़्यादा राइट्स मिलते रहेंगे उतना ही गुडविल का अमाउंट बढ़ता रहेगा, जितने कम राइट्स मिलते रहेंगे उतना ही गुडविल का अमाउंट कम होता रहेगा। क्लियर ये चीज़ आपको? ओके।
तो हमारा जो नेक्स्ट इज कि जो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, जो हमने, देखो, अगर मैं किसी छोटे से पार्टनर को एडमिट कर रहा हूँ अपनी फर्म के अंदर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं जो अपना हिस्सा आपको दे रहा हूँ उसके बिहाफ पे मुझे गुडविल चाहिए। मैं पूरी फॉर्म बेच रहा हूँ तो मैं उनसे बोल सकता हूँ कि भाई मुझे उसके बिहाफ पे गुडविल चाहिए। गुडविल तो मैं कभी भी मांग सकता हूँ जब मैं अपने हिस्सा, अपना प्रॉफिट या अपनी कोई भी मेहनत की चीज को सामने वाले पर्सन को दे रहा हूँ। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना गुडविल लेता हूँ और मैं कितना गुडविल एक्चुअली में किस राइट को उसको दे रहा हूँ। अब ये तो हमारा हो गया कि हम बुक्स में सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल ही लिख सकते हैं, उसके अलावा बाकी कोई वैल्यू नहीं लिख सकते। बट कोई तो मेथड होगा ना जिसके ऊपर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मुंह उठा के वो बोले जी कुछ भी मेरे को अमाउंट मांगा, मेरे को ये तो अमाउंट दे दो। तो देयर शुड बी अ सर्टेन फॉर्मूलाज, देयर शुड बी अ सर्टेन मेथड जिसके वैल्यू पे बैठ के दोनों फर्म आपस में बोलेंगी जी, इतनी गुडविल बनती है। ऐसे तो मैं बोल दूं जी मेरी फर्म तो 1 करोड़, हर बंदा चाहेगा मेरी फर्म को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए। तो देयर आर सर्टेन मेथड्स थ्रू विच वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में ये चीज पढ़नी है कि हाउ टू वैल्यूएट द गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। अब अगर मैं अपनी फर्म को थोड़ा सा पार्ट बेच रहा हूं तो मैं अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लूंगा। अगर मैं सामने वाले की फर्म खरीद रहा हूं तो मैं उसके फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लूंगा। तो जिस भी फर्म का राइट्स खरीदे बेचे जाएंगे उस फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर लिया जाएगा जिससे कि नेगोशिएशंस इजी हो सके। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वैल्यू करते ही बुक्स में आएगी। बुक्स में सिर्फ तब लिखेंगे जिस टाइम पे हम सेल परचेज करते हैं। सेल परचेज करने के अलावा नॉर्मल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपनी फर्म की बुक्स में नहीं आती। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हमारी वैल्यूएशन के आपके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट आपका मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड हमारा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड थर्ड हमारा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, 3 हमारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों मेथड ना थोड़े मोटे इनमें फॉर्मूलेज में प्लस माइनस का फर्क है। आपका तीनों मेथड सिर्फ एक चीज बताते हैं, कहते हैं जी सर आपकी ना जो गुडविल है वो प्रॉफिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट उतनी ज्यादा आपकी गुडविल की वैल्यूएशन, जितना कम आपका प्रॉफिट उतना ही कम आपकी गुडविल की वैल्यूएशन। एक फर्म को अच्छा और बुरा उसकी प्रॉफिट कैपेबिलिटी पे ही माना जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा सो फर्म अच्छी, प्रॉफिटेबिलिटी बेकार तो फर्म बेकार। कोई भी बंदा उसके अंदर जो ओनर है वो कितनी तमीज से बात कर रहा है, कितना अच्छी ढंग से बात कर रहा है, कितनी अच्छी कमिटमेंट्स दे रहा है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट नहीं करते हैं। चाहे तुम कितनी भी बेकार तरीके से बात कर रहे हो बट अगर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो तो दैट मीन्स कि आपकी गुडविल स्ट्रांग है। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो और कितनी भी तमीज से बात करते हो तो मतलब कि आपकी गुडविल नहीं है। ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए हम अकाउंट्स के अंदर अगर कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमको फाइनेंशियल मॉडल पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम उसको नॉन फाइनेंशियल मॉडल्स पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई हमने उसको प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट करा। सबसे मतलब जो हमारे वैल्यूएशन के मेथड्स हैं उसमें हम प्रॉफिट्स पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा जो हो गया दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाम से ही समझ में आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये मेथड आपको बोलता है कि ये आपने लास्ट 2 साल 3 साल 4 साल में जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया वो सारा का सारा प्रॉफिट के बेसिस पे मैं इसकी गुडविल निकालूंगा। अगर आपने प्रॉफिट ज्यादा कमाया तो गुडविल भी ज्यादा, आपने प्रॉफिट कम कमाया तो गुडविल भी कम। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो
मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला देखें तो टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स अपॉन सम ऑफ प्रीवियस ईयर्स, कि आपको पिछले सालों में जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय आपका पिछले सालों का सम कितना है। जैसे कि अगर आप बोलते हो सम ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब आप इस बोलते हो नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो आपको अगर हर 3 सालों में, क्वेश्चन में बोल रखा होगा आपको अगर 3 सालों में प्रॉफिट हुआ 10,000, 20,000, 30,000, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 30, 40, 50, 60,000 डिवाइड बाय 3 ईयर्स, क्योंकि हमने 3 सालों का प्रॉफिट ऐड करा है, तो वो हो गया 60,000 डिवाइड बाय 3, दैट इज 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट इज योर 20,000। अगर आपको इसी तरीके से 4 सालों का बोला होता तो आप 4 सालों में कैलकुलेट कर लेते। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है गाइस, इसमें सिंपल सा लॉजिक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब यह है कि इतने सालों का के बराबर का प्रॉफिट मैं आपसे एज अ गुडविल चाहता हूं। ठीक है, हमारा बहुत सिंपल सा इसका मतलब है। इसका मतलब यह है कि 1 साल में मेरी फर्म 20,000 रुपए के करीबन कमाती है। मैंने जो मेहनत करी हुई है, मैं चाहता हूं कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बराबर की वैल्यू का प्रॉफिट जो है हमें गुडविल में मिल जाए। ठीक है, तो कुछ फॉर्म 2 साल के मांग सकते हैं, कुछ फॉर्म 3 साल, कुछ फॉर्म 4 साल। वो डिपेंड करता है कि आपकी आप कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हो, कौन से सेक्टर की बात कर रहे हो। जैसे अगर मैं ऐसे सेक्टर की बात करता हूँ जिसमें फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट चालू हो जाता है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा ईयर्स का नहीं मांग सकता। अगर ऐसी फॉर्म की बात कर रहा हूँ जिसमें इनिशियल लेवल पे हमने 2-3 साल तो लॉसेस में ही कमाए होंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट में आए होंगे, उस टाइप की फर्म के अंदर हम जो है नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो ज़्यादा ले लेंगे। मतलब बेसिकली कि इस टाइप की फर्म को स्टैंड होने में कितना टाइम लगेगा और इतने सालों का प्रॉफिट हम आपसे चाहते हैं एज अ गुडविल। ठीक है, तो आपका सिंपल फॉर्मूला गुडविल इन एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, तो अगर मैं बुक लेता हूं और बुक के अंदर हम क्वेश्चन लेते हैं, illustration number 1। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक्स में है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज्ड। 3 ईयर परचेज का मतलब वही जो अभी हमने पढ़ा कि 3 साल के बराबर की वैल्यू को मैं चाहता हूं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट। मतलब कि आप 4 साल की जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनके बेसिस पे एवरेज निकालो। हम एवरेज इसलिए निकालते हैं क्या पता ये साल बहुत अच्छा हो, क्या पता ये साल बहुत बेकार हो, तो इसलिए हम कहते हैं 3-4 साल की एवरेज निकाल लो तो तुम्हें एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो 4 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमने उससे एवरेज निकाली। एंड 3 years परचेज, तो मतलब कि हमने 3 साल जो है वो 3 साल की वैल्यू के बराबर की हमको गुडविल चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम बोलेंगे
कि गुडविल जो है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट में 4 साल के प्रॉफिट्स हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट इज 12,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट इज 18,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट इज 16,000 एंड लास्ट ईयर का प्रॉफिट इज 14,000। ठीक है, डिवाइड बाय 4 कि हमको जी एवरेज प्रॉफिट 1 साल का चाहिए। तो अगर 4 सालों में हमने कुछ कम कुछ ज्यादा करके करा तो 1 साल का एवरेज प्रॉफिट जो आ गया दैट कम्स टू बी 30 एंड 30 आपका हो गया 60 डिवाइड बाय 4 इज 15,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है 3। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 45,000। ये फर्म की गुडविल है, एक कोई इंडिविजुअल पर्सन की गुडविल नहीं है, पूरे फर्म की गुडविल। सो इस तरीके से आप गुडविल निकाल सकते हो। अब ये गुडविल बुक्स में कहीं पे भी नहीं आएगी क्योंकि ये मेरे फर्म की गुडविल है, मेरी रेप्यूटेशन की गुडविल है। कुछ फर्म्स इसको 2 ईयर परचेज पे भी बोल सकती हैं, कुछ फर्म्स इसको 4 ईयर परचेज पे भी बोल सकती हैं, 5 ईयर परचेज पे भी बोल सकती हैं। हर किसी को अपने फर्म की गुडविल को इवैल्यूएट करने का वो राइट है, बट एक कॉमन कंक्लूजन पे तो निकला ही जाएगा, बट फॉर्मूला आपका यही लगेगा। तो ये फर्म बोल सकती है कि आज की डेट में मेरी पूरी फर्म की वैल्यूएशन 45,000 है जी। तो 45,000 मेरी पूरी फर्म की वैल्यूएशन है। अगर आप मेरी फर्म को खरीदते हो तो जो आपको कैपिटल या एसेट या लाइबिलिटी है वो तो है ही है, उसके ऊपर से मुझे 45,000 रुपीज पेयर में देने पड़ेंगे, तब जाके हम हमारा को ये होगा कि हमारी जो मेहनत हमने की हुई है उसका पैसा हमको मिला। ठीक है, अगर उसका 1/3 पार्ट खरीदना चाहते हो आप तो 15,000 रुपये दे दो, तो 1/3 पार्ट हो गया, तो आपको 1/3 प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा। आप 1/3 एसेट लाइबिलिटीज परचेज करना, कुछ होगा नहीं, सिंपल ये वैल्यूएशन निकालने के लिए। अब इसको वैल्यूएशन निकालेंगे इनकेस जब खरीदना बेचना होगा तब इसको यूज करेंगे, अदरवाइज तो सिंपल ये आपकी वैल्यूएशन निकालने के लिए। क्लियर गाइस, आपकी वैल्यूएशन जो है 45,000 सबको क्लियर हुई, कैसे निकालेंगे? ओके फाइन, इसके बाद हम करते हैं ओके इसमें एक चीज और होती है गाइस, प्रॉफिट्स जो हमारे होते हैं हर सालों के, वो प्रॉफिट्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहला प्रॉफिट हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट्स, दूसरे प्रॉफिट्स हो सकते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस क्या होते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस और नॉर्मल प्रॉफिट्स में क्या फर्क है? मेरा एक काम है बुक्स का, तो जो बुक्स से मैं प्रॉफिट लॉस कर रहा हूं वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट लॉस हुआ, बट उसी बिजनेस से मैंने जमीन खरीद रखी है, वो जमीन से कुछ प्रॉफिट हो गया, दैट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। ऑल दोज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो नॉर्मल बिजनेस गुड्स जो बिजनेस के हैं उनकी परचेज सेल के अलावा अगर कोई भी प्रॉफिट लॉस हो, जो डे टू डे के प्रॉफिट लॉस का पार्ट नहीं है, जो डेली ऐसा काम है जो नहीं होता है, उसको हम इन प्रॉफिट्स में से हटा देते हैं। हम ये बोलते हैं जी ये वाले जो लॉसेस प्रॉफिट्स हुए ये तो आपके किसी और काम की वजह से हुए, इस बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं। इस बिजनेस का लेना देना सिंपली आपका जो आपके इस बिजनेस का साइकिल है उससे लेना देना है। बाकी तो आपके पास स्पेयर पैसा पड़ा था, वो आपने एक जगह डाल दिया, वहां से कुछ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आग लग जाती है स्टॉक में और लॉस हो जाता है तो वो भी हम कहते हैं जी नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। आग डेली डेली नहीं लगती, कभी 10 15 20 साल में एक बार लगती है, तो इस लॉसेस को भी आप इस कैटेगरी से निकाल दो। ठीक है, तो जो एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जो वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप चीजें होती हैं, जो बहुत रेयर कंडीशंस में होती हैं, वो भी अगर हमारी बुक्स में हो
तो हम जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है वो एवरेज प्रॉफिट हम नॉर्मल प्रॉफिट्स का लेते हैं खाली। तो अगर उसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं तो माइनस कर दो, एबनॉर्मल लॉसेस हैं तो प्लस कर दो। वी ओनली वांट नॉर्मल प्रॉफिट्स, वी डू नॉट वांट एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स while calculation of average profit। क्लियर सबको? ही वी ओनली वांट नॉर्मल प्रॉफिट्स। मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, आपकी बुकलेट्स में भी होगा। यहाँ पे हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 7 है। दिव्या परचेज बिजनेस ज्योति's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दिव्या ने ज्योति का बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल 2019 से। प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years were 1 lakh, 1,25,000 एंड 1,12,500। 3 सालों का ये आपका प्रॉफिट्स था। अब उन्होंने बोला जी पूरा बिजनेस खरीद रहे हो तो इन दैट केस जितना भी पूरा का पूरा आपकी गुडविल का अमाउंट बनता है आपको पूरा का पूरा गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा। थोड़ा बिजनेस खरीदते तो थोड़ा गुडविल का अमाउंट देना पड़ता, पूरा बिजनेस खरीद रहे हो तो पूरा बिजनेस का अमाउंट देना पड़ेगा। वो बोलते हैं जी जो 2016-17 की वैल्यू है, गाइस सबको इधर हमारी बुक में क्वेश्चन दिख रहा है या आपके पास अपने पास बुक्स हैं? दोनों में से एक चीज तो है आप लोगों के पास। इधर हमारी बुक से क्वेश्चन दिख रहा है या आपके पास अपनी बुक्स हैं? दोनों में से एक चीज कंफर्म है ना आपके पास? कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें से दोनों में से कोई दोनों में ही प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, ओके। सो हमारे पास 2016-17 में 1 लाख रुपीस की आपकी वो थी प्रॉफिट था, जिसमें से वो बोल रहे हैं कि एबनॉर्मल गेन हमको हो गया 12,500 का। अब एबनॉर्मल गेन में चाहे तो उनको लॉटरी का पैसा लग गया होगा, चाहे उनको कहीं से कुछ सामान मिल गया होगा, या उनको जो है कोई कोई जगह से एक तरीके से आप ये लगा लो किसी ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए होंगे, ठीक है, कुछ भी हुआ होगा। बट वो हमको बोल रहे हैं जी इस साल में जो 1 लाख रुपए है, इस 1 लाख रुपए में आपका 12,500 रुपए जो है, ये 12,500 रुपए का एबनॉर्मल गेन है। तो अगर हम कहते हैं जी बिजनेस ने नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया, अगर इस एबनॉर्मल गेन को हम हटा दें तो बिजनेस ने नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया ड्यूरिंग 16 एंड 17, दैट विल बी 1 लाख माइनस 12,500। यही हुआ ना कि बिजनेस ने जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाया वो अगर मैं 1 लाख रुपए में से 12,500 माइनस कर देता हूं दैट इज 87,500। तो ये आपका जो हो गया वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द ईयर हो गया, क्योंकि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी 87,500 थी, 12,500 तो हमने इधर उधर से कमा लिए थे। ठीक है, सेकंड सेकंड ईयर में प्रॉफिट था 1,25,000। उस साल में एबनॉर्मल लॉस हुआ 25,000। वो कहते हैं सर एबनॉर्मल लॉस चाहे आग लगी हो, चूहे काट गए हो, गुम हो गया हो, थेफ्ट हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, 25,000 का नुकसान होने के बाद 1,25,000 रुपए बचे। तो एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कितना था उस साल? 1,25,000 प्लस 25,000। तो इसमें हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी थी 1,50,000। ठीक है, थर्ड ईयर जो था, थर्ड ईयर हमको था 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फर्म्स प्रॉपर्टी। कि फर्म की प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस प्रीमियम होना था उसको हटा रखा है, उसको लगाया नहीं। क्या जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है हमारा डे टू डे का एक्सपेंस होता है या वंस इन अ वाइल का एक्सपेंस होता है?
इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा डे टू डे का एक्सपेंस है या वंस इन अ वाइल का एक्सपेंस है? डे टू डे मतलब हर साल होता है या 10-15 साल में एक बार होता है इंश्योरेंस प्रीमियम? हर साल का एक्सपेंस है या 10-15 साल में एक बार? थोड़ा दिमाग लगा के बोलो बेटा कि हमारा हर साल डे टू डे होता है साल में एटलीस्ट एक बार, और वंस इन अ वाइल होता है 5-7-10 साल में एक बार। तो हर साल होता है, ईयरली एक्सपेंस होता है, तो हमारे डे टू डे के एक्सपेंस का ही पार्ट होता है आपका। ठीक है, वंस इन अ वाइल का मतलब होता है 10-15 साल में एक बार, जो कि एक्सपेंस हर साल नहीं होता। तो 12,500 जो है 12,500 वो हमारा नॉर्मल लॉस है, जो हमने प्रॉफिट निकालते टाइम उसमें से नहीं हटाया। ठीक है, तो 1,12,500 हमारा प्रॉफिट है, जिसमें से हमने 12,500 का एक ऐसा खर्चा है जो कि उस साल का खर्चा है बट हमने उसको नहीं लगाया हुआ। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, वो खर्चे को माइनस कर देंगे। तो हमको तो एग्जैक्ट खर्चा निकालना है ना, अगर कोई चीज नहीं लगाई हुई तो लगा दो, और कोई चीज गलत लगाई हुई है तो रिवर्स ले लो। तो उस साल का खर्चा कितना हो गया, 1,12,500 माइनस 2,500, दैट इज 1,00,000। ठीक है गाइस, तो हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं इसका। आपका क्वेश्चन नंबर 7, बुक्स में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 2016 का आपका, इसका अगर फॉर्मूला करते हैं ना तो फॉर्मूला बनता है आपका प्रॉफिट्स, कोई भी अगर प्रॉफिट है दिया हुआ है उस साल का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट उसमें सॉरी माइनस नॉर्मल एक्सपेंसेस। अगर कोई ऐसा नॉर्मल एक्सपेंस हम भूल गए हैं जो उसी साल का है और माइनस करना है, तो उसको माइनस कर दो, प्लस नॉर्मल इनकम्स, कोई ऐसी इनकम है जो उसी साल की है और हम भूल गए हैं तो उनको प्लस कर दो, प्लस नॉर्मल एक्सपेंसेस, ओ सॉरी सॉरी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, कि कोई ऐसा एबनॉर्मल एक्सपेंस जो हमने गलती से माइनस कर दिया है उसको रिवर्स लेंगे। तो पहले माइनस कर दिया था, रिवर्स लेंगे तो प्लस कर देंगे, एंड माइनस एबनॉर्मल इनकम। अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि हमने गलती से प्लस कर दी थी और हमको नहीं चाहिए थी, तो हम उसको माइनस कर देंगे। इसके थ्रू हमारा जो निकलता है वो निकलेगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आर द प्रॉफिट्स जो हमारे इस साल के एक्चुअल बिजनेस के खर्च प्रॉफिट्स होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है इस क्वेश्चन में अगर हम निकालते हैं तो 2016-17 के अंदर हमारे प्रॉफिट्स थे 1,00,000, बट हमको बोला हुआ है एबनॉर्मल गेन हो गया 12,500 का, तो आपके हो गए 87,500। 17-18 में हमको प्रॉफिट था 1,25,000। इसमें आपको बोला है कि आपको एक एबनॉर्मल गेन हो गया 25,000 का, तो वो जो एबनॉर्मल गेन हो गया वो हमने हटा दिया, तो कितना बचा 1,00,000। और आपको 18 to 19 के अंदर बोला हुआ है कि 1,12,500, इसमें आपको एक 12,500 की वैल्यू है जो कि आपकी डे टू डे खर्चा है, बट आपने इसमें से नहीं हटाई हुई, तो आपने 12,500 हटा दिया, तो आपका वैल्यू बच गई 1,00,000। दीज आर द नॉर्मल प्रॉफिट्स जो कि 3 साल में आपको होने चाहिए थे। 3 साल की एवरेज जो आई 2,87,500। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको इसमें निकालना है गुडविल।
गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एग्जाम में गाइस आप लोग ने फॉर्मूला नहीं लिखा तो मैं 0 नंबर दूंगा। स्टेप वाइज मार्किंग मैं नहीं करूंगा, स्कूल में स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाएगी। अच्छा सॉरी सॉरी, सेकंड में लॉस है, तो सेकंड में लॉस है तो आपका 1,25,000 प्लस 25,000 आएगा, तो वो आपका 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया 250 एंड 3,37,500। सेकंड वाले में आपका 25,000 का लॉस था, तो आपका एक्चुअली में ऐड होगा, तो आपका आंसर आ गया 3,37,500 इज एवरेज प्रॉफिट। गुडविल ऑफ द ईयर परचेज बोल रखा है दैट कैलकुलेट द फर्म गुडविल ऑन 2 years परचेज। तो वो कहता है कि जो एक साल में प्रॉफिट हुआ एवरेज, बस वो 2 साल के बराबर में मुझे दे दो। तो 2 साल के बराबर में जो गुडविल की वैल्यू बनती है वो आपकी बनती है 3,37,500 मल्टीप्लाई बाई 2, तो दिस कम्स टू बी 6,75,000। तो आपकी गुडविल ऑफ द फर्म इज 6,75,000। मैंने कुछ गलत करा है? यस, मैंने कुछ गलत करा, सॉरी। ये तो आपका जो आया ये तो टोटल प्रॉफिट आया ना, एवरेज प्रॉफिट थोड़ी आया आपका ये। तो इसमें हमको अपॉन 3 भी करना पड़ेगा। 3,37,500 डिवाइड बाय 3, दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट्स कम आउट टू बी 112500 multiply by number of year purchase, that is 2, so 2,25,000। ठीक है, तो आपका 3,37,500 जो आपका निकला दैट इज टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 years। टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 years से हम उसको एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए जितने सालों का हमने प्रॉफिट करा हुआ है उसको डिवाइड करेंगे, तो 3,37,500 डिवाइड बाई 3, दैट कम्स टू बी योर एवरेज प्रॉफिट 1,12,500। क्वेश्चन में मेंशन है 2 years परचेज, तो हमने 2 years को मल्टीप्लाई करा, दैट कम्स टू बी 2,25,000। क्लियर सबको? अब ये जो है ये पूरे फर्म की गुडविल है। अगर वो फर्म खरीदता है तो उसको 2,25,000 जो एसेट लाइबिलिटीज है उसके अलावा पे करने पड़ेंगे। अभी ये 2,25,000 कहीं पे भी नहीं आएंगे, जिस टाइम पे आप खरीद बेच करोगे उस टाइम पे बुक्स में ये आपका गुडविल के नाम से आएंगे। ठीक है, ओके गाइस, अब आप करो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 था भारत एंड भूषण वाला। ठीक है, 5 मिनट्स हैं आपके पास। भारत एंड भूषण, मैं एक पोल बना रहा हूं, जिसका होता जाए मेरे को बताते रहना। क्वेश्चन नंबर 9, जिसका होता जाए पोल पे यस करते जाना, और जिसको डाउट आए वो पोल पे डाउट में डाल देना। रविंद्र आपके यहाँ बुक होगी? लक्षित बुक तो है ना आपके पास? अपने बुक में से देखो ना, भारत एंड भूषण वाला। यहाँ से क्यों देख रहे हो? यहाँ से मत देखो ना गाइस, ये थोड़ा बहुत अभी क्लियर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको क्लियर होने में, बट आपके पास बुक्स होगी तो आप अपनी बुक से देख लो। अच्छा प्रेम, आपके पास बुक नहीं है? ओके, तो मैं एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप नोट डाउन करते रहो।
Bharat and Bhushan were the partners with a ratio of 3:2. Goodwill valued at 2-year purchase. Goodwill valued at 2 years purchase. 3 years average profits. 3 year average profit में फर्स्ट ईयर है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000 प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000 सेकेंड ईयर लॉस ऑफ 80,000 loss of 80,000 including voluntary retirement compensation paid 1,10,000 includes voluntary retirement compensation paid 1,10,000 last year profit of 1,10,000 profit of 1,10,000 including a gain of 30,000 on sale of fixed assets including a gain of 30,000 on sale of fixed assets. बाकी आपका जो 12th का व्हाट्सएप का ग्रुप है मैंने आपके 12th के व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपको एक फोटो भी भेज दी है तो आपके पास क्वेश्चन आ गए उसमें आपको पूरा क्वेश्चन की फोटो भेज दी है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अब मिल गया आपको क्वेश्चन ओके तो गाइस फास्ट जल्दी से एक बार करके दिखाओ क्वेश्चन मेरे को 4 बच्चों का हो गया एक को डाउट है इस क्वेश्चन में पांच का डन जल्दी फास्ट फास्ट गाइस इजी क्वेश्चन है सिंपल वही हमको प्रॉफिट लॉस वाला करना है इसमें लॉजिक हाँ गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो हम बाद में करेंगे अभी फंडामेंटल्स में हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट छोड़ रखा है ठीक है वो जब सेकंड टाइम प्रैक्टिस करेंगे उसमें करेंगे 9 बच्चों में से 7 का हो गया 2 को डाउट है जिसका डाउट है एक बार थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 2 गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 year परचेज क्वेश्चन में देखो लाइन गिवन है नंबर ऑफ द ईयर परचेज गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज 3 बच्चों को डाउट ओके 11 का हो गया अभी भी 9 बच्चे बचे हैं जो अभी भी स्टिल इन प्रोसेस है फास्ट जल्दी 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 गाइस 6 students yet to go ओके फाइन तो अभी 4 बच्चों को डाउट है बाकी ऑलमोस्ट सबका क्लियर है तो मैं उनके लिए एक बार क्वेश्चन फिर से कराता हूँ
सो बच्चों सबसे पहले हमको लेना है प्रॉफिट्स। तो पहला साल है हमारा 2019। 2019 का अगर हम प्रॉफिट्स लेते हैं तो क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट ऑफ 30,000, प्रॉफिट ऑफ 30,000 आफ्टर अ लॉस ऑफ 40,000। यस, लॉस होगा तो टोटल प्रॉफिट में से माइनस होगा। तो उसमें 2019 में गिवन है प्रॉफिट ऑफ 30,000। हाँ ताने अगर लॉस होगा तो टोटल प्रॉफिट में से माइनस होगा। तो 2019 में हमको गिवन है प्रॉफिट ऑफ 30,000। इसमें आपको गिवन है कि 40,000 का एक लॉस हो गया था, फायर लग गई थी, उसके बाद में 30,000 का है तो एबनॉर्मल लॉस, तो वो हम प्लस कर देंगे। उससे पहले हमारा प्रॉफिट कितना होगा 70,000। पहले 70,000 का प्रॉफिट होगा, 70,000 में से हमने 40,000 का नुकसान हो गया तो अब 30,000 का बचा, तो एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 70,000। 2020 में बात करते हैं। 2020 में लॉस था हमारा 80,000 का, ठीक है। इंक्लूड्स अ रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ 1,10,000। रिटायरमेंट कंपनसेशन था 1,10,000 का, 1,10,000। रिटायरमेंट कंपनसेशन अब डे टू डे तो दिया नहीं जाता, वो तो वंस इन अ वाइल दिया जाता है। कभी कोई बंदा बहुत लॉन्ग टाइम काम करके रिटायर हो रहा होता है तो ना, वो हमारे बिजनेस की डे टू डे रनिंग का एक्सपेंस है। तो उन्होंने कहा जी आपका 80,000 का नुकसान हुआ, कब हुआ, जब आपने 1,10,000 रुपये एक वॉलंटरी रिटायरमेंट को दे दी। तो हमने कहा ठीक है जी ये तो एबनॉर्मल लॉस है, इसको प्लस कर दो। हमने गलती से, मतलब गलती से नहीं दिए, दिए, बट ये इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया 30,000, मतलब इस साल 30,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, बट हमको 1,10,000 देने पड़े तो हमारी फर्म लॉस में चली। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर आपका जो है प्रॉफिट्स जो थे वो बन रहे थे आपके 1,10,000, 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000। तो उसने बोला जी 1,10,000 जो बन रहे हैं इसमें 30,000 का एक एसेट बिका है उस पे है। तो हमने कहा जी हमको वो नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ इस साल का जो हमारे बिजनेस ने करा एसेट का नहीं चाहिए, तो उसको माइनस, तो आया हमारा 80,000। दिस इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ये कितना आया 1,80,000। इससे आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 60,000। और गुडविल अगर आप निकालते हो तो ये आ गया 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, दैट इज 1,20,000। दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म। कि पूरी फर्म जो है वो आज की डेट में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1,20,000 रुपए की फर्म की वैल्यू है। हमको क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक जगह बोला हुआ है मनु विल गिवन 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। हमने मनु को एडमिट करा है फर्म के अंदर, पूरी फर्म नहीं बेच रही। हमने मनु को बोला कि जी मनु आप जो हो आप मेरी फर्म के अंदर आ जाओ विद 2/5 शेयर, आपको पूरी फर्म में से 2/5 शेयर दूंगा। ऊपर जो प्रॉफिट शेयरिंग लिखी है, रेशियो लिखी है, वो तो पुराने पार्टनर्स की लिखी है, उनमें कुछ भी नहीं होगा। जब तक देखो गुडविल का यूज सिर्फ परचेज सेल के टाइम पे आता है, परचेज सेल के अलावा गुडविल का कोई यूज नहीं है। सिर्फ जब फर्म बेच रहे होते हो या फर्म खरीद रहे होते हो तब काम आ रहा होता है। अब अगर आप अपनी फर्म का 2/5 हिस्सा, 2/5 का मतलब होता है 40%, ठीक है। तो अगर आप 2/5 हिस्सा 40% हिस्सा में मनु को ले रहे हो, एडमिट कर रहे हो, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आप अपनी फर्म का 40% हिस्सा एक आउटसाइडर को बेच रहे हो। बाद में वो इनसाइडर बन जाएगा, बट अभी के लिए तो आपने 40% हिस्सा एक आउटसाइडर को बेच दिया ना। तो जब 40% हिस्सा आउटसाइडर को बेचा तो मनु जो है वो फर्म की गुडविल का भी कितना पार्ट लाएगा, वो कहेगा जी मैं पूरी गुडविल क्यों लाऊं, तो मैं 40% पार्ट ही लाऊंगा। तो दैट मीन्स कि मनु कितना पैसा हमारी फर्म के अंदर लेके आएगा, तो ये मनु हमारी फर्म के अंदर पैसा लेके आएगा कि 48,000।
दिस इज द गुडविल ऑफ मनु। तो मनु कहता है कि आप मुझे अगर पूरी की पूरी फॉर्म देते हो तो मैं 1,20,000 लाता हूँ, बट अगर आप मुझे पूरी फॉर्म ना देके आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा शेयर दोगे, 2/5 शेयर, तो मैं उतनी ही बराबर की गुडविल लाऊंगा, दैट इज 48,000। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में डिपेंड करता है आपको निकालने के लिए बोला क्या है। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो हम इसमें निकाल देंगे 1,20,000। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन बाय मनु, या मनु हैज टू ब्रिंग इन द फॉर्म, तो हम निकाल देते 1,20,000 का 2/5, दैट इज 48,000, कि मनु को 48,000 की गुडविल जो है वो फॉर्म के अंदर लानी। क्लियर गाइस? किसी को भी डाउट इसके अंदर? किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट, थोड़ा बहुत भी किसी को डाउट हो? ओके, दैट्स वेरी गुड। सो गाइज आज के लिए हम जो है यहाँ तक करते हैं। हमारे इसके 3 मेथड्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, जिसमें से हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, ये वाले मेथड्स के क्वेश्चन सारे के सारे इसी तरीके से होंगे, आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 एंड जो इसकी इलस्ट्रेशंस हैं वो आपकी इजीली हो जाएंगी। सिंपल यही मेथड अप्लाई करना है आपको। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं जो फर्म एक साल में कमा सकती है, उसमें से अब नॉर्मल लॉसेस और प्रॉफिट्स हटा देने। हटाने का मतलब कि जो पहले हुआ होगा उसका रिवर्स कर देना है, और अगर कोई ऐसा खर्चा या इनकम है जो नहीं हो लिया हमने उसके अंदर, तो वो ले लो। लेने का मतलब प्रॉफिट्स प्लस और एक्सपेंसेस माइनस। जो फर्म की हमारी अर्निंग कैपेसिटी है वो निकालोगे, एंड उसके बाद उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई। दिस इज हमारा नॉर्मल एक एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला गुडविल का मेथड यही होता है। बाकी जो मेथड्स होते हैं वो हमारे इतने कॉमनली यूज नहीं। ठीक है, गुडविल चैप्टर का इंडिविजुअल क्वेश्चन आपका नहीं आता है, आता भी है तो बहुत रेयर आएगा। ये वाले फॉर्मूलेज आपके अगले चैप्टर्स में यूज होंगे जहां पे आपको गुडविल की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 12 एंड जो इसकी इलस्ट्रेशन हैं वो सारी की सारी इलस्ट्रेशन नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है गाइस। ठीक है, आपका मोस्ट प्रोबेबली जो आपका संडे को टेस्ट होगा उस संडे के टेस्ट में पूरा गुडविल आएगा आपका। तो बाकी जो 2 मेथड्स हैं वो भी हमारे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, तो सिंपल आपका आपका जो है वो दोनों मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो सो अभी मैं एक छोटा सा पोल चला रहा हूँ। अब मेरे को थोड़ा सा आज फिर बताओ कि अब तो आपको काफ़ी दिन हो गए हैं ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए, तो ऑनलाइन क्लासेस में अब आपका क्या क्राइटेरिया है कि कितने परसेंट समझ में आ रहा है आपका? ऑनलाइन पोल में अंडरस्टैंडिंग जो परसेंटेजेस है, फर्स्ट ऑप्शन अबव 90%, जैसे क्लास में आता है। अबव 90% मतलब जैसे क्लास में आता है। ठीक है, सेकंड इज योर 50 to 90। 50 to 90 का मतलब कि आपका क्लास में जो आता है उससे कम अंडरस्टैंडिंग में। एंड थर्ड इज लेस देन 50%। दैट मीन्स कि भाई हमको कुछ भी समझ नहीं आता है। उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे बहुत कम क्लासेस लेते हैं, उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और रेगुलर क्लासेस लेने के बाद भी उनको क्लास के कंपैरेटिवली कम समझ में आ रहा है। और क्लास में 19 बच्चे हैं, मुझे 19 के 19 का रिव्यू चाहिए। अभी 13 बच्चों का रिव्यू आया है। आई वांट द रिव्यू ऑफ 19 to 19। अच्छा देखो, बाकी बच्चे ना सो रहे होते हैं। अभी हमको 9 + 5 14 बच्चों का रिव्यू आया है, तो 5 बच्चे ना बिल्कुल सो रहे हैं, मतलब क्लास छोड़ के ही चले गए, क्लास चालू कर दी एंड देन गायब। ओके,
सो 5 बच्चे बोलते हैं, तो लेस देन 50 वाला तो कोई भी नहीं है जो ऐसा बोलता है कि जी हमको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। इधर अबव 90 है या 50 to 90% है, दैट मीन्स कि हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन गाइस खत्म होता है, हम अपना बैक टू नॉर्मल टेंडेंसी आते हैं, इन सारे चैप्टर्स को हम जो है वो पूरी स्पीड के साथ दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। बट अभी के लिए आप टाइम वेस्ट मत करो, अब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस टाइम को यूज़ कर सकते हो प्लीज़ उतने टाइम से यूज़ करो उसको। ठीक है, तो हम आज के लिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको वेडनेसडे को मिलते हैं सेम चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।